दोस्तों, अनाद्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोठारी आयोग 1964-66 के बारे में। और ये आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी, ठीक है। और ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है कि जितना डिज़र्व करते हो उससे कम डिज़ायर रखो, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम कोठारी आयोग को करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम कोठारी जी के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं यहाँ पे। तो इनका जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ था और इनका जन्म 1906 में हुआ था उदयपुर राजस्थान में। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है और ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनकी मृत्यु 1993 में हुई थी, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें डॉक्टर कोठारी, होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा और सीवी रमन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ज्ञान नीति में डॉक्टर कोठारी जी भी शामिल थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, डॉक्टर कोठारी जी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं। 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जो कि हमारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था वो 1956 में आया था। और 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कोठारी जी को नियुक्त किया गया। 1964 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो 1964 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सन 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको 1962 में पद्म भूषण और 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोठारी आयोग 1964-66 के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एनआईओएस के लाइन बाय लाइन चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि कई सारे कि हमारे जो टीचिंग्स एग्जाम होते हैं, जैसे DSSB हुआ, KBS वगैरह हुआ, तो उसमें एनआईओएस से प्रश्न हमारे लाइन बाय लाइन बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ मैं एनआईओएस से आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा और उसके बाद मैं पूरी की पूरी समरी इन डिटेल में आपको लास्ट में वीडियो के 2 मिनट में मैं आपको पूरी समरी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा कि तो यहाँ से हमारी जो एनआईओएस की बुक होती है, एनआईओएस के बारे में थोड़ी सी इसमें हम देख लेते हैं कि एनआईओएस में क्या चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तो हमारा कोठारी आयोग 1964 से 1966 में आया, ठीक है। विभिन्न समितियों में आयोगों की अनुशंसाओं तथा शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयासों के बावजूद भारत सरकार देश में शिक्षा की प्रगति से बहुत खुश नहीं थी। ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि एक ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष व क्षेत्र सम्मिलित हो जाएं। अतः सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विकास में सभी स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियों का शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले जितनी भी नीतियाँ आई थी 1964 के पहले, कोठारी आयोग के पहले जितनी भी नीतियाँ आई थी वो अलग अलग क्षेत्रों में बातें करती थी। जैसे आपका मुदालियर आयोग जो आया था उसने माध्यमिक शिक्षा की बात की, वहीं आपका राधाकृष्णन आयोग आया, उसने विश्वविद्यालय शिक्षा की बात की। तो सभी अलग अलग क्षेत्रों की बातें करते थे। वहीं पे जो महिला आयोग आया, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख समिति जो आई, तो उसने महिला शिक्षा की बात की। तो सभी लोग अलग अलग पहलुओं पे बात कर रहे थे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए 1964 में भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसे और जो आयोग डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विकास में सभी स्तरों, सभी पक्षों को शामिल करना था, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें इसमें, तो विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के लिए जैसे विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि 7 टास्क फोर्सें कार्यबलों का निर्माण किया और विभिन्न विशिष्ट समस्याओं के व्यापक अध्ययन के लिए तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 कार्य समूहों का निर्माण किया गया। कार्यबलों तथा कार्य समूहों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से तथा गहन रूप में जांच की। आयोग की नज़र में शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। आयोग की यह इच्छा थी कि लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाना चाहिए।
इस आयोग की रिपोर्ट का यही आधार रहा। आयोग के विचार में शिक्षा के लक्ष्य तथा उन्हें साकार करने की निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गईं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोठारी जो आयोग था इसमें 17 लोग थे और उन 17 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में 7 टास्क फोर्सों में उनको विभाजित करके और अलग अलग क्षेत्रों जैसे विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि में उन्हें विभाजित करके और वहाँ से उनके जो मुद्दे थे उन पर विस्तार से तथा गहन रूप से उनको जांच करने के लिए उनको सौंपा गया। और उसके बाद इसने अपनी कुछ संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जो कि 1966 में की थी। इसीलिए हम कोठारी आयोग को 1964 से 1966 बोलते हैं। ठीक, क्योंकि 1964 में इसकी नियुक्ति हुई थी और 66 में इसने अपनी संस्तुतियाँ या सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो अब इसकी हम प्रमुख सिफारिशों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने बात की कि उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। इसने कहा कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृत का मुख्य घटक बनाना, सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में रखना, उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शोध तथा शिक्षा में सुधार लाना। उसके बाद फिर इसने बात की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा, अध्यापन की नई विधियों को अपनाना, वांछनीय आवृत्तियों, मूल्यों तथा स्वाध्याय जैसे अनिवार्य कौशलों को विकसित करना, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षित करना, देश में उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा के सामूहिक विद्यालय प्रणाली लागू करना, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, हिंदी को तेजी से समृद्ध करने के प्रयास, विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना तथा सक्षम बनाना, राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन इंक्लूशन के लिए शिक्षा, नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य को सन्निविष्ट करना, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना जिसमें विश्व के धर्मों के विषय में जानकारी हो, मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आपका जो मेथड है यही आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कहते हैं। मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय व सामाजिक सेवा के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक, अब अगर इसमें हम आगे बात करें तो कोठारी आयोग रिपोर्ट भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा है और आज भी अर्ध शताब्दी बीत जाने पर भारतीय इतिहास में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक गहन अध्ययन समझा जाता है। आयोग ने एक सार्वजनिक शिक्षा की एक सामूहिक विद्यालय प्रणाली का समर्थन किया जिसमें जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी पक्षपात के सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। इस आयोग ने सामूहिक विद्यालय प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए कुछ आवश्यक उपाय सुझाए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि जो कोठारी आयोग था इसने कॉमन स्कूल सिस्टम का यहाँ पे प्रावधान किया था कि सभी के लिए जो विद्यालय हैं वो समान शिक्षा का प्रावधान रखें, किसी भी वर्ग के हिसाब से उसमें भेद ना हो, जिसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से किसी भी वर्ग के आधार पर उनमें भेद ना रखा जाए और सामूहिक विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम यहाँ पे रखा जाए। ठीक है, तो अगर इसमें हम आगे सुझावों को देखें तो कोठारी आयोग ने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अपेक्षित आधारित ढांचा निर्मित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा वर्धित राष्ट्रीय लागत का प्रावधान करना, जिससे सरकारी, स्थानीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों को सही रूप से नेबरहुड प्रतिवासी विद्यालयों में रूपांतरित किया जा सके। यहाँ पे सरकार को धन व्यय करने की बात कही गई कि सभी शिक्षाओं पर सरकार धन को व्यय करे। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना। यदि कोई सहायता प्राप्त विद्यालय मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षा देता पाया जाए तो उसकी राजकीय सहायता बंद कर देना। सामूहिक विद्यालय प्रणाली को 10 वर्ष की अवधि में पाक्षिक रूप से लागू करना और प्रारंभिक चयन प्रक्रियाओं, ट्यूशन शुल्क, कैपिटेशन शुल्क आदि की समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य कानून बनाना। यहाँ पे जो आपका कानून की बात की जा रही है जैसे ट्यूशन शुल्क, कैपिटेशन शुल्क और सामूहिक विद्यालय प्रणाली, इन चीज़ों की जो बात की जा रही है यहाँ पे 10 वर्ष की अवधि दी गई थी कि इन सारी चीज़ों में से पूरा करना है और इसी ने आपके RTE को जन्म दिया। ठीक है, जो आपका RTE 2009 आया
ठीक है, इसी ने आपको जन्म दिया जो आपकी कोठारी आयोग था। लेकिन अगर आप और पीछे जाओगे तो उसके पहले वर्धा कमीशन हुई थी। वर्धा कमीशन के बाद जो हमारा संविधान बना, तो संविधान का जो अनुच्छेद था उसमें 45 में, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो RT 2009 के प्रावधानों के जो नींव थी उसका काम की। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि इसने भी RT 2009 के लिए एक महती भूमिका अदा की कि जिससे RT 2009 आया। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे अध्यापक शिक्षा के बारे में कुछ सिफारिशें की गई कि मूल अवधारणाओं को समझने के लिए विषय वस्तु पाठ्यक्रम, सामान्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए समेकित पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या, व्यावसायिक अध्ययन तथा शोध कार्य, आयोग और मूल्यांकन की प्रभावी विधियाँ, इंटर्नशिप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अध्यापन अभ्यास, शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अध्यापक शिक्षा को संशोधित करना ताकि वह उपयुक्त हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जो एनालिसिस में जितनी चीज़ें यहाँ पे थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी इसमें समरी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कोठारी आयोग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कोठारी आयोग 1964-66 की, तो इसमें टोटल 17 सदस्य थे। ठीक है, और कोठारी आयोग को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं 1964-66। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी। और कोठारी आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको लाया क्यों गया तो इसका कारण था स्कूली शिक्षा को एक नया आयाम, एक नया दिशा देने के लिए, ठीक है, कोठारी आयोग को लाया गया। और इसकी कोठारी आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को की गई और इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। ठीक है, और इसी कारण हम कोठारी आयोग को 1964 से 1966 हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये 14 जुलाई 1964 को नियुक्त हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को दी थी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर इसने अपनी सिफारिशें दी। इसने कुल 23 अनुशंसा, सिफारिश या संस्तुति दी और ये पहला आयोग था कि जिसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा तीनों के बारे में इसने सुझाव दिए। ठीक है, इसके बाद इसने जो प्रमुख सुझाव दिए उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षा के संरचना के संबंध में सुझाव या सिफारिशें। प्री प्राइमरी शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक की होनी चाहिए। ये हमारा LKG जो होता है, ठीक है, LKG UKG की यहाँ पे बात की जा रही है कि प्री प्राइमरी शिक्षा 1 से लेकर 3 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन अब अनुच्छेद 45 में चली गई है और अनुच्छेद 21 को हमारा शिक्षा का मौलिक अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी शिक्षा 1 से लेकर 3 वर्ष तक की हमारी होगी। उसके बाद निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि तक होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक होगी। फिर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि तक होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष तक होगी। स्नातक शिक्षा 3 वर्ष तक होगी। मास्टर्स एजुकेशन 2 से 3 साल तक। अनुसंधान शिक्षा 2 या 3 वर्ष के लिए यहाँ पे होंगे। इसके बाद इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। पहली कक्षा में प्रवेश 6 वर्ष पे हो। विषयों का विभाजन जो हो वो 9th में ना होकर वो 10th में रखा जाए। 10th एग्ज़ाम पास होने के बाद यहाँ पे विषयों का विभाजन हो। कॉमन स्कूल सिस्टम, सभी वर्गों के लिए समानता की बात की गई कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको भी वही शिक्षा मिले जो एक आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग को मिल रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा असमानता आ जाएगी और हमारी शिक्षा पूरी तरह से चरमरा जाएगी। हमारी शिक्षा का कोई लाभ हमारे समाज को नहीं मिलेगा अगर शिक्षा में असमानता रहेगी। तो इसीलिए कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की कि सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा दी जाए। और कोठारी आयोग ने कहा कि पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने के बाद की जाए, कि जो पहली सार्वजनिक परीक्षा हो वो कम से कम 10 वर्ष शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही ली जाए। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं में समानता लाई जाए और ये समान पाठ्यक्रम होंगे सामाजिक विषय के, गणित के, विज्ञान के। इसके बालक बालिकाओं को समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तो फिर बालक बालिकाओं में समानता आएगी। ठीक है, उसके बाद कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो हो वो 25% व्यावसायिक में परिवर्तित हो जाए, कि माध्यमिक शिक्षा में 25% व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। ठीक है, इसके बाद कोठारी आयोग ने शिक्षकों के बारे में जो अपनी सिफारिश की कि शिक्षकों की स्थिति सुधारने की सिफारिश कोठारी आयोग ने की। उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति कि शिक्षकों का सामाजिक रूप से उत्थान हो,
उन्हें इतना आर्थिक रूप से मजबूत रखा जाए कि वो शिक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे सकें और शिक्षकों का व्यवसायीकरण भी किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर आगे, तो कोठारी आयोग ने वित्त संबंधी जो कुछ सुझाव दिए, तो उनमें पहला सुझाव था कि केंद्र सरकार आय का 6% शिक्षा पर व्यय करे, और इसके बाद राज्य सरकार भी शिक्षा पर व्यय करे, और स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत होती है और नगर पालिका होती है, और जो नगर पालिका होती है ये भी शिक्षा पर अपने हिसाब से व्यय करें। हमारे यहाँ सरकारें 3 प्रकार की होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तीनों सरकारें शिक्षा के व्यय पर अपने अपने प्रावधान करें। ठीक है, इसके बाद कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के बारे में कहा कि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ MCQ पर बल दिया कोठारी आयोग ने। उसके बाद कोठारी आयोग ने बोर्ड एग्जाम में अंकों के स्थान पर सांकेतिक ग्रेड प्रणाली सिस्टम को अपनाने की सिफारिश कोठारी आयोग ने दी। इसके बाद कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में मौखिक परीक्षा लेने की बात की। इसका रीज़न ये था कि हम सभी भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद हमारा वाइबा होता है। तो हमारे वाइबा लेने का जो मेन रीज़न होता है वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करना होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अगर उनको हम प्रेजेंट ना कर पाएँ तो हमारी सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है वहाँ पे। और अभी आप देखोगे जो हमारा NEP 2020 आया है, ठीक है, जो हमारा NEP 2020 आया है, तो ये हमारा 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो हमारा चहुमुखी विकास के बारे में बात की जा रही है। तो इसीलिए जो हमारा कोठारी आयोग था उसने भी मौखिक परीक्षा की यहाँ पे बात की थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय के बारे में क्या सिफारिशें की, इसके बारे में अगर हम बात करें तो UGC के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय से लिए जाएं। यहाँ पे जो UGC थी हमारी, UGC के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका गठन 1956 में हुआ था राधाकृष्ण आयोग की संस्तुति पे। ठीक है, तो यहाँ पे UGC के जो सदस्य हों वो 1/3 विश्वविद्यालय से ही लिए जाएं, और उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, और विश्वविद्यालय UGC की अनुमति से बने, क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय बनाए जाएं वो पहले UGC से अनुमति लें और तभी नए विद्यालय बनाए जाएं। और जो नए विद्यालय बनाए जाए वो नए विद्यालयों की स्थापना हो जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो विद्यालयों की। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो इतनी सारी यूनिवर्सिटी, इतने सारे विद्यालय खुल गए हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता का पूरी तरह से ह्रास हो चुका है। ठीक है, तो कोठारी आयोग ने यही कहा था कि जो विश्वविद्यालय खोले जाएं या जो विद्यालय खोले जाएं वो UGC से अप्रूव हो, और उनकी स्थापना तभी की जाए जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो विश्वविद्यालयों की। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो कि ये एक हमारा टिकट है, तो डॉक्टर कोठारी जी के नाम पर एक टिकट भी यहाँ भारत सरकार ने जारी किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, और इसी के साथ हमारा कोठारी आयोग पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।